हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 14 और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 55। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और इस पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। हमारे पास 3 मेटल है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। इनकी आपको मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो इनकी रिएक्शन आपको जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर से करानी है बारी बारी। जैसे हमारे मेटल ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन पहले जिंक से कराएंगे, फिर मैग्नीशियम से कराएंगे, फिर कॉपर से कराएंगे। तो वह रिएक्शन होती है या नहीं होती है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पूछा गया है। इन विच केसेज व्हेन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर किन केसेज में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हमें पता है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है वहाँ पर हमारे आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज, RS रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने पहले लर्न कराई है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको बिल्कुल कंठस्थ एकदम अच्छे से याद करके रखें। हमारी जो ट्रिक है, पोसोलिका मांगे आलू जो इटली को मरकरी, सिल्वर और गोल्ड देगी, हमें याद है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी वह किस पर डिपेंड करेगा, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। क्योंकि हमें पता है जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वह कम रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से या उसके जो भी साल्ट है, कंपाउंड है, उससे अलग कर देता है। तो यही यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो यदि हम ट्रिक दोहराते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होता है ना, पोसोलिका मांगे आ गया हमारे मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मांगे आलू जो, फिर जिंक आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पर, रिएक्टिव है हमारा जिंक, है ना। और बचा कौन, तीसरा कॉपर जो इटली को, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है कॉपर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्या कर सकता है, जिंक की ऑक्साइड से जिंक को अलग कर सकता है और कॉपर की ऑक्साइड से कॉपर को भी अलग कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर देखना है। हमने जिंक ऑक्साइड की जब जिंक से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन हो पाएगी, मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 100% क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और ये जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। और फिर यदि हम जिंक ऑक्साइड की कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगी, तो कॉपर तो कम रिएक्टिव है जिंक से, है ना, तो ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। फिर आ जाते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक से, तो जिंक भी हमारा मैग्नीशियम से क्या है, लो रिएक्टिव है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन शो करेगा ही नहीं। और तीसरा आ जाता है हमारा कॉपर। कॉपर भी हमारा मैग्नीशियम से क्या है, लो रिएक्टिव है ना। तो कॉपर भी मैग्नीशियम को अलग नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगी। देन थर्ड आ जाता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से होगी, ठीक है, फर्स्ट में हमारे जिंक है, तो जब जिंक से रिएक्शन होगी तो जिंक हमारा क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या हो जाएगी, हमारे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगी। देन मैग्नीशियम से हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम भी हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी रिएक्शन हमें देगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ इतनी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ हमारी रिएक्शन हो पा रही है और कहाँ नहीं। तो हम इस टेबल को दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से और देख लेते हैं कैसे लिखना है आंसर में। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वह कम रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग कर देता है। अमोंग जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इन तीनों में से हमारे मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है और जिंक इज लेस रिएक्टिव, है ना। मतलब हम यहाँ पर सीरीज बना लेंगे, पहले मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। और जो रिएक्शन होगी कहाँ नहीं होगी उसको हम टेबल में ऐसे लिख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ नहीं, मैग्नीशियम में होगी, है ना, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, 3 जगह पर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और उनको हम यहाँ पर अच्छे से शो कर सकते हैं। ठीक है, देन
क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, कौन से मेटल आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, उन पर जंग नहीं लगता है, वे वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हमारे जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है गोल्ड एंड प्लेटिनम आर मेटल्स विच डू नॉट कोरोड इजीली, ये आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, इनमें कोरोजन नहीं होता है। व्हाट आर एलॉयज, एलॉयज क्या है, तो हमने इसको भी पढ़ा है। सॉल्यूशन, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, हमारा जो एलॉय होता है वह दो या दो से अधिक मेटल्स का, और उनमें नॉन मेटल भी हो सकती है, और मेटल एंड नॉन मेटल का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। और इसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं, उनको लर्न करने की ट्रिक भी हमने पढ़ी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रास है हमारा, है ना, और ब्रॉन्ज है हमारा, गन मेटल है, सोल्डरिंग वायर है, ये सब क्या है हमारे एलॉयज़ हैं, और आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। देन अब हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर एंड में दी गई एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, पेज नंबर 56-57 से शुरू है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है, और एमसीक्यू भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने हैं, क्योंकि हमारे 20 जो है एमसीक्यू आते हैं आजकल बोर्ड एग्जाम्स में नए पैटर्न के अनुसार। तो एमसीक्यू जहाँ भी आपको मिल जाए दिख जाए, आप उनको अच्छे से समझ लें, लर्न कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन से पेयर्स में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ पर वापस हमारे क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज भी आ गई। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ। तो देखते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं। तो बताइए कॉपर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या सोडियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें पता है कि कॉपर तो नीचे आता है ना, ये लेस रिएक्टिव है, सोडियम ऊपर आता है पोसोलिका। तो सोडियम तो 2 नंबर पे आता है और कॉपर हमारे नीचे आता है। तो कॉपर सोडियम क्लोराइड से सोडियम को अलग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। देन MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, अब हमारे पास एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पोसोलिका मांगे आलू, तो यहाँ पर Mg जो है ऊपर आ रहा है, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो कम रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो तीसरे पे आ जाते हैं हम, FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसमें हम सिल्वर मेटल डालते हैं। तो अगेन सिल्वर भी हमारी क्या है, ये तो लेस्ट रिएक्टिव में आता है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। आयरन हमारा बीच में आता है, तो इसको भी ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन AgNO3 सॉल्यूशन इन कॉपर, और तो हमारे यहाँ पे आ जाता है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर हमारा लेस रिएक्टिव है और कॉपर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है इन दोनों के केस में। तो कॉपर क्या कर सकता है, AgNO3 से Ag को यहाँ पर डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन डी, दैट इज AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर इज करेक्ट आंसर। और हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Cu प्लस AgNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो यहाँ पर हमारे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर खुद जुड़ गया नाइट्रेट के साथ। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, इनमें से कौन सा मेथड है जो कि हमारा जो फ्राइंग पैन होता है, लोहे का फ्राइंग पैन है, कुछ तवा है या जिसमें हम छोंक लगाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें यदि आपको प्रिवेंट करना है उसको रस्टिंग लगने से, जंग लगने से, तो आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे। फर्स्ट है अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, देन ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, ये सब जो 3 तरीके बताए गए हैं, ये सब हमें कोरोजन से बचाते हैं, आयरन को कोरोजन से बचाते हैं, हमें नहीं, सॉरी, आयरन को कोरोजन से बचाते हैं। तो फ्राइंग पैन जिसको हम खाने के सामान बनाने में यूज करते हैं, फूड आइटम बनाते हैं, तो यदि हम ग्रीस लगाएंगे तो हमारे फूड में भी ग्रीस आ जाएगा ना, पेंट लगाएंगे तो पेंट भी निकल जाएगा और फूड में आ जाएगा। तो तीसरा तरीका है अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जिंक की कोटिंग यदि कर देंगे तो उससे हमारे जो खाना होगा वह भी सुरक्षित रहेगा, है ना, उससे रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक अच्छा तरीका होगा हमारे फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए, है ना। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं ना, वो फ्राइंग पैन तो पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट आयरन पढ़ लेते हैं, आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये तो सभी तरीके रस्टिंग से बचाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी में ऑल ऑफ द अबाव
टिक करके आ जाते हैं और उनके मिलते हैं 0 मार्क्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप अच्छे से पढ़ें, पहले उसको समझें, फिर उसके बाद ही आंसर लिखें। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर इज सी, अप्लाइंग कोट ऑफ जिंक, दो अप्लाइंग ग्रीस एंड अप्लाइंग पेंट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग बट वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड ऑन फ्राइंग पैन, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रीस और पेंट भी आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। हैंस अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिवेंट एन आयरन पेन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये आपके सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको सिर्फ आंसर में जो है एमसीक्यू में एक ऑप्शन ही टिक करना होता है, और यदि आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है और वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है, और ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और ये कंपाउंड क्या करता है, वाटर में सोल्यूबल है, मतलब जो ऑक्साइड बनेगी मेटल की ऑक्साइड वह वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, घुलनशील होगी। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वह एलिमेंट कौन सा है। तो हमें यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए गए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। इनमें से कौन ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाएगा जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल होगा। तो हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है वह वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और जब ये वाटर में इसको हम रिएक्शन करवाएंगे और डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस बना लेगा। तो ये तो हमारा रिएक्शन कर रहा है और सोल्यूबल भी है वाटर में, लेकिन हम दूसरे जो मेटल्स या नॉन मेटल दिए गए हैं उनको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करेगा, या CO बनाएगा या CO2 बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये गैसेज हैं और ये वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है कार्बन वाला, ये हमारा काम यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। देन सिलिकॉन है, सिलिकॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, SiO। तो ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगी यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करेगी, ठीक है, SiO2, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। देन आयरन भी हमारे आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वे भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं। तो हमारे जो ऑप्शन 1 है वही यहाँ पर राइट होगा। तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन फॉर्म कार्बन ऑक्साइड विद ऑक्सीजन विच इज गैस, हेंस ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारे जो कार्बन है वो कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं, 2 तरह की ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। साथ में हमारे सिलिकॉन रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है SiO2। दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। इसी तरह से आयरन भी हमारे इनसोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए ये भी ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फूड कैंस आर कोटेड विद टिंक एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। हमारे फूड कैंस होते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी वगैरह, है ना, तो वह कैन जो होती है वह टिन की बनी होती है ना, या किसी भी मटेरियल की होती है, तो उन पर टिन की पॉलिश की जाती है ना, जिंक की नहीं की जाती है। तो ऐसा क्यों है, जिंक की क्यों नहीं करते, टिन की क्यों करते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक ज़्यादा महंगा है टिन से। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है टिन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा नोट करेंगे, रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है क्या टिन से, जो इटली को, है ना, तो यहाँ पर जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है, सही बात है, तो ये ज़्यादा रिएक्शन करेगा टिन की अपेक्षा, है ना, जल्दी कोरोड होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। देन डी है, जिंक इज लेस रिएक्टिव, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह यहाँ पर सही बैठता है, तो हम आंसर लगाएंगे सी। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन टिन। तो हमारा जो जिंक है वह ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी जो क्षमता होती है पॉजिटिव आयन बनाने की वह टिन से ज़्यादा होती है, क्योंकि वह ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए हम जिंक को नहीं यूज करके किसको यूज करते हैं, टिन को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो फूड आइटम है वह भी सुरक्षित रहे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5।
यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, एक हथौड़ा दिया है, एक बैटरी दी है, एक बल्ब दिया है, कुछ वायर दिए हैं और एक स्विच दिया है। हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन चीज़ों को यूज करते हुए आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे अलग करोगे, है ना। आपको बहुत सारे सैंपल दिए गए हैं, तो आपको उनमें से पहचानना है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो यहाँ पर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले, है ना, चैप्टर में। तो हमने देखा था कि हैमर का यूज किसके लिए करते हैं हम। हैमर का यूज हम मेटल्स को उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। यदि हैमर मारने पर वह एलिमेंट चपटा हो जाता है, उसकी शीट बन जाती है, तो वह मेटल है, और यह टूटकर बिखर जाता है तो वह नॉन मेटल है। तो उससे हम चेक कर लेंगे। और दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी थी वह थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किट बना सकते हैं और मेटल और नॉन मेटल को उसमें लगाकर देख सकते हैं। तो जो हमारे सैंपल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, वे क्या हो जाएंगे, मेटल, और जो नहीं कर पाएंगे वे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। तो बी क्वेश्चन में हमारा है एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इन टेस्ट का जो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश डिफरेंस करने में काम में ले रहे हैं, तो इसकी क्या उपयोगिता है वो आपको लिखनी है। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट्स बाय हीटिंग विद हैमर। तो हमारी जो मेटल्स होती हैं वह मेलेबल होती हैं। मेलेबल मतलब आघात वर्ध्य, यानी कि हथौड़ा मारने पर या जोर से पीटने पर वे पतली शीट्स में, थीन शीट्स में बदल जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी। तो एंड कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट्स बाय हीटिंग विद हैमर। ऑन द अदर हैंड इफ यू बीट नॉन मेटल दे ब्रेक डाउन। वहीं हमारी जो नॉन मेटल होती है वह बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। एंड दे कैन नॉट बी डाउन इनटू शीट्स एज दे आर नॉन मेलेबल। और जो हमारा हथौड़ा है उससे हम पहचान कर पाएंगे यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की। दूसरा जो तरीका है हमारा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंस दे मेक बल्ब ग्लो व्हेन वी कनेक्ट मेटल्स विद द बैटरी। तो जब हम मेटल्स को इस सर्किट में जोड़ेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो वे हमारे बल्ब को क्या करेंगे, ग्लो कर देंगे। वायर एंड बल्ब सिमिलरली इफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंस दे फेल टू लाइट अप द बल्ब ऑन कनेक्टिंग विद वायर एंड बैटरी। और हमारे जो नॉन मेटल होंगे वे वायर उसमें सर्किट में कनेक्ट करने पर बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर्स, दे आर इंसुलेटर, कौन चालक होते हैं वे, तो वे लाइट में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इस तरह से हम उनमें क्या कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी हेल्पफुल टू डिमॉन्स्ट्रेट द मेलेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन। तो जो एक्सपेरिमेंट की हमने किए हैं यहाँ पर, इनसे क्या यूजफुलनेस है, इनकी क्या उपयोगिता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की मेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने में हेल्पफुल हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं ना, उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का अर्थ होता है उभयधर्मी। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से अच्छे से रिएक्शन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर देने हैं। तो ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसेज टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमारे जो ऑक्साइड होते हैं या ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, क्योंकि हम जनरली ये मानते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है। ठीक है। मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर। तो बेसिक होती है तो एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगी, क्योंकि ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। लेकिन कुछ मेटलिक ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो हमारे बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखाती हैं, इसलिए वे एसिड या बेस दोनों से रिएक्शन कर सकती हैं। ठीक है। आगे बात आपके समझ में, यदि वह बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और हम उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी वह कंपाउंड फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा। यदि वह एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो हम उसके बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो तब भी वह क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स
दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट ना। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3 ना। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, PbO की जगह आप लिख लें जिंक ऑक्साइड। ZnO एंड Al2O3 आर और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इनकी जो रिएक्शन है उसको मैं आपको दिखा दे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यह HCl के साथ भी रिएक्शन कर रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रही है। HCl के साथ रिएक्शन करके ये बना लेती है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में बना लेती है वाटर। और ये बेस के साथ भी रिएक्शन करके बना लेती है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है ना। इसका नाम भी आप याद रखें, इसे कहेंगे हम सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 और साथ में वाटर बन जाएगा। इसी तरह से हमारी जिंक ऑक्साइड होती है और जिंक ऑक्साइड भी हमारी HCl और NaOH दोनों के साथ यानी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती है और जिंक क्लोराइड और सोडियम जिंकेट यहाँ पर बना लेती है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में इस साल आया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें। ठीक है, दो ही हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, ताकि मैं उसको थोड़ा करेक्शन कर सकूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी थोड़ा दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।